वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं तो जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा वॉइस में इशू आ सकता है, गले में थोड़ा सा चिक चिक हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी एडजस्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में, रेसिस्टेंस टू चेंज। वो क्या कारण होते हैं जिस कारण वर्कर्स एम्प्लॉय बदलाव का प्रतिरोध करते हैं, बदलाव का विरोध करते हैं। जब हमने बात कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज जैसा कुछ भी आता है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन में चेंज हो सकता है हमारा कलीग जो है वो बदल जाए, हो सकता है हमारे बॉस बदल जाए, हो सकता है कि हमें ओवर टाइम पर लगा दिया जाए, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो बहुत बड़ा चेंज है वो आ जाए। कई बार इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जिस कारण चेंज ज़रूरी हो जाता है। वैसे अगर चेंज प्लान्ड है, मतलब मैनेजमेंट पूरे प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ चेंज को इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर एम्प्लॉय वर्कर रेसिस्ट कम करते हैं, मतलब विरोध कम करते हैं। लेकिन अगर चेंज सडनली चेंज नाम का इंजेक्शन लगा दिया गया तो फिर एम्प्लॉय पैनिक करते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने बताया कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस किस तरीके से दिखता है, क्योंकि हम सभी को हैबिट है कि हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना है। अगर उसमें कुछ भी डिस्ट्रप्शन होता है, हर्डल्स होता है, ऑब्स्टिकल आ जाता है, फिर हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, चेंज टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये हम सब की बात है। जिस चीज़ को अभी आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे जाएंगे, आपको छोटी छोटी चेंजेस जो है उसको जब आप फेस करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये बस टॉपिक नहीं है। ऐसा होता है कि आपके साथ काम करने वाले कोई वर्कर 5 साल से साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड हो गया है, सडनली मालूम होता है कि उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में तो ये बहुत पॉपुलर है, डिफेंस में भी देखा जाता है कि ट्रांसफ़र वाली जॉब होती है। फैमिली सफ़र करते हैं, बच्चों का एजुकेशन भी सफ़र करता है। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात कर रहे हैं तो हर एम्प्लॉय में, इंडिविजुअल में डर होता है। मैंने आपको हम लोगों के डेली लाइफ के एग्जाम्पल को भी बताया कि एक बच्चा अचानक से, कोई दूर के रिश्तेदार उनके घर में आ जाते हैं, बच्चा बहुत लाउड हो जाता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका जो डेली रूटीन है वो उस कारण डिस्टर्ब होता है। ये जो हम रेसिस्ट कर रहे हैं, ये जो हम सभी वर्कर बदलाव का विरोध कर रहे हैं, आखिर उसको ओवरकम कैसे किया जाए, हम अपने डर को कैसे कम करें। आप लोगों ने सुना है, बहुत फेमस एडवर्टीजमेंट है, डर के आगे जीत है। लेकिन यहाँ डर के आगे बदलाव है। वो एम्प्लॉय जो लंबे समय से अपना पूरा इमोशन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं, अपना जो स्किल है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, सब कुछ को लेकर वो एक जॉब में आए हैं, और वहाँ आकर उनको मालूम होता है सडनली कि मार्केट डिमांड चेंज हो रहा है। अब उनको टेक्नोलॉजी, अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ उनको काम करना होगा। देखा जाए तो आज के समय में हम सभी लोग बेसिक टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे चल रहे हैं, जो भी सरकारी विभाग है, आप मेजॉरिटी एम्प्लॉय को देखेंगे, अगर आप उनको बदलाव की बात भी करेंगे कि अब आप लोगों का काम जो है मशीन ले लेगा, लोग मजाक मस्ती में कहते हैं कि अब एआई का ज़माना है, आप लोगों का काम तो मशीन कर देगा, देखिएगा चाचा जी, अब आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तो वो इस मजाक को मजाक की तरह नहीं लेते हैं। एम्प्लॉय वर्कर गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं रहता है,
वो सोच ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हाथ से काम कर रहे हैं। अब तक हैंड रिटन एप्लीकेशन देते थे, हाजिरी जो है अपना फाइल में बना रहे, अटेंडेंस बना रहे हैं रजिस्टर में, अब उसको हमको एक्सेल में करना है, अब हमको उसको पावर पॉइंट में दिखाना है, अब हमको कोई भी काम जो है वर्ड में करके टाइप करके मटेरियल देना है। ये सब जिन लोगों को ज़रा सा भी बेसिक भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी भी आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ फैमिलियर नहीं हुए होंगे। आप उनको लाख बात को बता देंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन से आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो जिस कंफर्ट जोन के साथ डब्बे वाले फ़ोन को चला पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस वो अगर एंड्रॉयड हाथ में भी रखे हैं तो वो उनमें नहीं आ पाता है। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो है, जो जिस ढंग से काम कर रहा है, जिस पैटर्न में काम कर रहा है, वो चेंज को रेसिस्ट करता है। जैसे हमारी आपकी दोस्ती है, कोई बीच में तीसरा आ जाए। यहाँ है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो, प्रॉफिट जनरेट हो, इसकी कोशिश रहती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जो है, ये वो फैक्टर जो बीच में आ रहा है, तो लोगों के कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और एक माइनर ओवर टाइम अगर वर्कर से करवा लिया जाता है तो फिर वो हल्ला करते हैं। ऐसे ओवर टाइम ठीक बात नहीं है। शिफ्ट में चेंजेस होते हैं, आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में सुबह के शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में कोई और सिस्टर रहेंगे, या फिर रात के समय उनका जो ड्यूटी है वो पैटर्न बदल जाता है। तो ये सारे जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के चेंज से सिर्फ चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो चेंज को हैम्पर करते हैं, जो एम्प्लॉय को हैम्पर करते हैं। अब चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसका इंटेंशन गलत नहीं है। अगर चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मशीन में चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंजेज आ जाए, छोटा बड़ा कोई भी बदलाव हो, वो अपने साथ बेनिफिट लेकर आता है। कुछ नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ के साथ ये है कि कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। इन द सेम वे, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको मालूम है कि वो कुछ काम को अपने हाथ से कर रहा है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो गया, उसके अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ अननोन, कि वो जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके आ जाने से हमारी अहमियत नहीं रहेगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी जगह पर कोई और आ सकता है। मशीन जो है, मशीन पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये है फियर, ये है इनसिक्योरिटी। हर वर्कर को स्टेबिलिटी की तलाश है, लेकिन मिल रहा है उनको इनसिक्योरिटी। तो चेंज एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम हटा नहीं सकते, वो इनएविटेबल है, परवेसिव है, हर जगह है। लेकिन उसके साथ कोप करना, उसको मेंटेन करना, उसको सह लेना, ये वर्कर्स के लिए हार्ड होता है। और मेजॉरिटी जितने भी वर्कर हैं वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, रेसिस्ट करने लगते हैं। कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके सहायता से, जिनके थ्रू, जिनकी मदद से हम अपने डर को, ये जो हमारे अंदर हम जो रेसिस्ट कर रहे हैं, ये जो डर का भाव आ गया है बदलाव के कारण, हम उससे बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय को एडुकेट करें, उन्हें शिक्षा दें, उनको समझाएं कि ये जो चेंज आ रहा है वो आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पहले अपने दिमाग में जो आप लोग इधर उधर की बातों को ला रहे हैं, जो आप लोग फिल्टर कर करके एक दूसरे तक बातें पहुंचा रहे हैं रूमर्स के थ्रू, गॉसिप के थ्रू, ये सही नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने आ रहा है हमको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और पूरे के पूरे फैक्ट और फिगर को समझिए। तो सारे वर्कर को इसके लिए शिक्षा देना, और ये शिक्षा कैसे दिया जाता है कि चेंज आ रहा है,
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब नई मशीनरी आ रही है, नया वर्किंग कंडीशन सेट हो रहा है, नया वर्किंग पैटर्न आ रहा है, कुछ भी बदलाव आ रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे चेंज से रिलेटेड प्रोग्राम कराए जाते हैं। इंटरनली आपके अगर बॉस हैं जो ऑलरेडी टेक फ्रेंडली हैं, ऑलरेडी क्योंकि वो सुपीरियर हैं, उनके पास पहले से आपसे अधिक एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, तो वो क्या करेंगे, वो लोअर लेवल के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको गाइड करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि इस चेंज, जो भी चेंज आ रहा है उसका फ़ायदा बहुत है, नुकसान कम है। दूसरी बात, एजुकेशन तो होगा, लेकिन उससे भी पहले कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपको मालूम है, कम्युनिकेशन ही वो एक ऐसा साधन है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जब दो लोगों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग होता है। लाख एम्प्लॉय डर जाए, लेकिन अगर मैनेजमेंट स्मूथली प्लान करके चेंज को लेकर आती है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज एजेंट है वो पर्सन जो हमारे बॉस हैं, जो टॉप लेवल वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। उनका ये काम रहता है, उनका ये रोल होता है कि वो अपने से नीचे लेवल पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेशन करें, बातचीत किया जाए, ये बताया जाए कि जो चीज़ आपके सामने आ रहा है, हम कुछ ट्रेनिंग के ज़रिए मशीन को चलाना सीख जाएंगे और उनके अंदर जो भी डर है उसको कम करने की ज़रूरत है। वैसे जैसे हम आजकल स्कूल एजुकेशन में देखते हैं कि कहा जाता है कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यू, मोरल एजुकेशन उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम बच्चों को ये सब नहीं पढ़ाते बताते हैं तो बच्चा जिद्दी हो सकता है। बच्चे आसपास के अपने कल्चर को, आसपास में होने वाले बदलाव को पॉजिटिवली नहीं लेंगे, उससे वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। तो मोरल एजुकेशन उसकी ज़रूरत है। मोरल वैल्यू बताया जाता है, क्या करो, क्या गलत है, क्या नहीं करो, क्या सही है, सारी बातें उसमें होती है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। जिस तरीके से दूसरा फैक्टर कि आपको मालूम है कि अब स्कूल एजुकेशन में कई स्कूल इसको अडेप्ट भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि बच्चियों को बताना कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इन सब पे। तो सेक्स एजुकेशन भी जो है अब ये बेसिक कंडीशन है जहाँ बच्चों को, बच्चियों को गाइड किया जाता है कि कोई उन्हें हैरास नहीं कर पाए। तो कम्युनिकेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आ रहा है वो हमको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। आप लोग पहले एम्ब्रेस करें, आप लोग पहले सीखें, आप लोग समझें, आप लोग जान लें। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, अगर उसको स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं, प्ले स्कूल में, वो कितना रोता है, लेकिन गार्जियंस कन्विंस करते हैं कि तुमको पढ़ना ज़रूरी है, जाओ, वहाँ नए दोस्त मिलेंगे। यही काम मैनेजमेंट का है कि वो अपने सभी एम्प्लॉय वर्कर को ये बात बताए कि ये जो चेंज हो रहा है, अगर हम इसे नहीं लाते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। और जनरली ये देखा जाता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आ गए हैं इस पर, कि सबसे बड़ा जो डर है किसी भी एम्प्लॉय में है वो उसके नौकरी जाने का डर सबसे बड़ा डर है। उसके मन में बेसिक ये डर बैठ जाता है कि कुछ भी बदलाव हो रहा है मतलब मेरी नौकरी जाएगी। अगर मशीन मेरे सारे काम को कर देता है तो फिर एम्प्लॉयर जो है, मेरा मैनेजमेंट, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा पैसा मशीन को ख़रीदने में इन्वेस्ट करेगा और हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरा खतरा कि अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग मिल भी रहा है और नहीं सीख पाते हैं, अगर हम लर्निंग में वीक हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हर आदमी बराबर सीख नहीं सकता, हर एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होते भी नहीं हैं, तो उनके अंदर ये डर होता है कि अगर वो नहीं सीख पाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, तो ऐसे भी उनका या फिर डिमोशन हो जाएगा या उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप इस स्लाइड को देख लेंगे।
और इस स्लाइड को पढ़ लेंगे। कहीं हो सकता है गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। BBA MBA MCOM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी इनफ मैच्योर हैं कि अगर कोई वैसा गलती लग रहा है तो रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि स्लाइड प्रिपेयर हो गया है। लेकिन मैम हो सकता है कहीं गलती से कुछ रह गया हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है पार्टिसिपेशन। अगर चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, हम उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, हमको बदलाव नहीं चाहिए, तो एक तरीका है जिससे हम डर को कम कर सकते हैं पार्टिसिपेशन का। तो क्या, चेंज से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, हमको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन चेंज को सुनकर वर्कर भाग रहे हैं, वो इतना डर जा रहे हैं कि वो छुट्टी ले रहे हैं, एब्सेंटिज्म नज़र आने लग रहा है, उनका कमिटमेंट कम हो जा रहा है, उनके अंदर फियर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन कमिटमेंट लो हो जा रहा है। वो जो चेंज का डिसीजन है बिल्कुल उसी के विरोध में है कि कुछ नहीं चाहिए। और मेजॉरिटी जितने भी एम्प्लॉय हैं, जब वो बदलाव का विरोध कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये जो हमें सिखाया जा रहा है, अगर हम उसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे तो हम चेंज से बच जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को भी स्मूथ करना है। अगर वर्कर्स को प्रॉपर एजुकेशन मिला, उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ, गाइडेंस मिला, तब वो धीरे धीरे करके उसके साथ फैमिलियर होंगे। लेकिन लाख टैक्टिक्स आप लगा लें, लाख तरीका आप इख्तियार कर लें, आप किसी तरीके से कोशिश करें, कुछ एक जो हैं ऐसे रह जाते हैं जिनके मन से आप डर को नहीं निकाल सकते। और आप मन से जब डर को नहीं निकाल पाते हैं तो फिर होता क्या है कि कुछ वर्कर लेस कमिटेड हो जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन में फिर बदमाशी करते रहते हैं। कुछ लोग को पनिशमेंट भी मिलती है, कुछ लोग पनिशमेंट के बाद और बदमाशी करने लगते हैं। उन पे वो इतने ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं कि उनको अगर आप बार बार बोलेंगे कि तुम्हारा डिमोशन होगा, तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फिर भी उन पे कोई असर नहीं होता है। चेंज एक ऐसा प्रोसेस है कि वर्कर को खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होकर उसके फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करे, ये एक हार्ड प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्डिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट। मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे रिलेटिव मेरे घर पे आ रहे हैं, मैं बहुत हल्ला करूँगी, मैं बहुत चिल्लाऊंगी। वर्कर को मालूम है न्यू मशीनरी आ रही है, मेरा बॉस बदल रहा है, पहले वाला जो मेरा कलीग था वो उसका ट्रांसफ़र हो गया। जब बहुत सारे चेंजेज हमारे साथ आते हैं और अगर हम चेंज को सुनते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी आती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे साथ काउंसलिंग होती है, हमको थेरेपी मिलती है, हमको समझाया जाता है कि जो नए बॉस आ रहे हैं देखना वो और अच्छे आएंगे। लेकिन ये वर्क नहीं होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी लोग छोड़ रहे हैं वो एक ऐसा माहौल बनाकर जाएं कि जो सामने वाला आ रहा है उसके लिए भी कोई इशू ना हो। लेकिन लोग अक्सर टॉक्सिक माहौल बना देते हैं जब उनका निकलना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक ग्रुप हो जाता है, जितने वर्कर काम करे सब इमोशनली सबका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। एक चला जाता है तो दूसरा जैसे ही आता है लोग उसको रेसिस्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि रेसिस्टेंस एक वैलिड प्रक्रिया है, ये वैलिड प्रोसेस है, ये होगा ही। तो सामने वाले की ड्यूटी है, जो कि न्यू कमर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि किस तरीके से उस भीड़ को, उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो उसको भी पसंद करें। आप देखेंगे ऐसा होता है स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, किसी कंपनी में, ये नॉर्मल सी बात है। एक एम्प्लॉय किसी ग्रुप का एक मेंबर निकल जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ, बाकी जितने हैं ना, जब कोई नया आता है तो उसे कुछ दिनों तक परेशान करते हैं, क्योंकि पुराने वाले का इम्पैक्ट, असर इतना ज़्यादा रहता है कि उनको लगता है कि बस इसको भी भगा दें।
तो चेंज है, चेंज को डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है, उनको बताता है कि तुम न्यू स्किल लो ना, साथ मिलकर हम लोग चेंज के साथ एडजस्ट करेंगे, और कम से कम छुट्टियां ले, और किसी तरीके से मेंटल गाइडेंस करके, मेंटल सपोर्ट देकर अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे आप सोच कर देखें, ये तो हो रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, इंसान दुनिया में नहीं रहता है, लोग कुछ दिन तक रो लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो ज़िंदगी फॉर्मूला ही है कि लाइफ गोज ऑन। उसी तरीके से चेंज ऑर्गेनाइजेशन का इनएविटेबल फैक्टर है। चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये होता ही रहेगा, ये स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, कि मुझ पर चेंज हो रहा है आपके ऊपर नहीं हो रहा है, ये चलता रहेगा। दूसरी बात, कोशिश करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि जोर ज़बरदस्ती, थ्रेटन करके, कोअर्सन क्रिएट करके, डरा कर, धमका कर आप चेंज वर्कर्स पर नहीं डाल सकते। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि 2 थप्पड़ लगा दिए, वो रेसिस्ट नहीं करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा। एम्प्लॉय अगर एक साथ लॉकआउट करते हैं, एम्प्लॉय अगर एक साथ बैठ जाते हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो एक साथ मोर्चा निकाल रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, तो ये बहुत हार्ड प्रोसेस है। क्योंकि एक एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी उठाने के लिए ही, ऐसे होते हैं थ्योरी एक्स वाले जिनको बस काम से काम रहता है, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं थ्योरी एक्स वर्कर। कुछ एक ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ इतना इमोशनली वो अटैच्ड हो जाते हैं कि फिर उनको वो जगह छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कौन चाहेगा कि वो कहीं काम कर रहा है, उसका दोस्ती यारी हो गया, वो छोड़ कर जाए, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं, आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ वर्कर्स में ये होती है, मुझे लगता है कि वर्कर्स क्या कहेंगे, दुनिया में जितने भी सामाजिक प्राणी हैं उनके साथ होता है कि वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते। कई लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं स्टेटस क्यू। चलिए आप कुछ भी बोलते हो, इस टर्म का मतलब है कि जो जैसा है उसको यथास्थिति उसी तरीके से रहने देना चाहिए। प्रेजेंट स्टेट को ही बोलते हैं हम लोग स्टेटस को। जैसे कोई आदमी अमीर है तो वो चाहेगा कि वो कभी गरीब ना हो, जैसे हाल में वैसे रहे। कई बार आप देखेंगे कोई आदमी अगर जो अचीवर है, जो हमेशा से नंबर 1 पर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने पोजीशन को लूज करे। तो पॉलिटिकल चीज़ों में, राजनीति के मुद्दों में, सामाजिक मुद्दों में हम स्टेटस को, इस लैटिन फ्रेज को यूज करते हैं जो कहता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। वैसे हम सभी अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, लेकिन चेंज, जो परिवर्तन संसार का नियम है और हम लोग संसार के पार्ट हैं, तो हमें अपने स्टेटस को बहुत देर तक हम एम्ब्रेस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं इंटरनली एक्सटर्नली जो हमें बार बार ट्रिगर करते हैं और हमको सब चीज़ छोड़ कर जाना है। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉय को, लोअर लेवल वालों को, मिडिल वालों को अगर इस सपोर्ट देती है और उनको ये एहसास कराती है कि आप पहले से और अच्छे तरीके से काम करें, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कर ले, यारी कर ले, तो अच्छा रहेगा, तो इससे भी काम बन जाता है। तो हायर करके वर्कर्स को फायर करना ये तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन उनको कन्विंस कर लेना ये हार्ड प्रोसेस है, वक्त लगता है। लेकिन मैनेजमेंट बहुत हद तक ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू बहुत तरीक़ों से माइंड वॉश कर लेती है और वर्कर्स जो है चेंज एक्सेप्ट करते हैं। और जो नहीं भी कर पाते हैं, कम से कम कुछ % तक वो ट्राई ज़रूर करते हैं। डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप सबसे अच्छा और सुंदर पॉइंट है। हम एम्प्लॉय लाख एक दूसरे के बारे में बुराई करें, लाख विरोध प्रदर्शन हो, स्ट्राइक हो, लॉकआउट हो, बंद किया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन हो, हल्ला हंगामा हो, डिस्प्यूट हो, अंत में जाकर इंडस्ट्री का जो पीस हार्मनी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर एक जगह पर काम करने वाले वर्कर्स के बीच में हेल्दी रिलेशन नहीं हुआ, उनका रिलेशन टॉक्सिक हो गया, तो चेंज क्या, आप कुछ भी वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते।
और अगर वर्कर्स का कॉपरेशन रहता है तो कितना भी बुरा माहौल हो, जहाँ खूब सारी नेगेटिविटी हो, वर्क इन्वायरमेंट एकदम ख़राब हो, वहाँ पर भी लोग काम करने लग जाते हैं। तो अगर आप बिहेवियरली किसी को चार्ज करते हैं, इमोशनली किसी को पॉलिश कर देते हैं, उसको यह एहसास कराते हैं कि तुम जिस जगह पर रह रहे हो सब साथ मिलकर पॉजिटिव वे में हम लोगों को चेंज प्रोसेस को एडमायर करना चाहिए, तो फिर चेंज हमें नुकसान की तरह नहीं लगेगा, हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। जो चेंज एजेंट है, मतलब जो अगुआ है, जो मैरिज करवाते हैं लोग, हम उसे कहते हैं अगुआ। ये जो पर्सन है जनरली मैनेजर्स ही होते हैं, वो एम्प्लॉयर ही होते हैं जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। वो चेंज एजेंट है जो बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आज का जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में मार्केट का नीड रिक्वायरमेंट है उस चेंज को अडेप्ट करें। वो आगे बढ़कर सभी एम्प्लॉय को ब्रेन वॉश करते हैं, कन्विंस करते हैं कि अगर आप चेंज को अभी नहीं अडेप्ट करते हैं तो चेंज, कुछ भी बदलाव जो है वो आपको हैम्पर करेगा। तो कोशिश कीजिए, एक एफर्ट लगाइए और अब तक जितना कमिटेड होकर काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। तो एक प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ को, जिससे हम एम्प्लॉयज़ का रेसिस्टेंस कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, डर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस फेयरली। ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर हम काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी प्रक्रिया ला रहे हैं, अगर हम चेंज को लेकर ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, हम कोई भी अपना स्ट्रक्चर में कुछ भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश हम करें कि उससे सभी को फ़ायदा हो और वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे। वो इस हद तक ट्रांसपेरेंट रहे कि एम्प्लॉय को ऐसा न लगे कि कुछ लोगों पर चेंज ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और कुछ लोग जो हैं चेंज उनके ऊपर थोपा जा रहा है और कुछ लोग जो हैं चेंज नहीं भी करते हैं, चेंज के साथ नहीं भी जाते हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये जो चेंज जिस रीजन से भी चेंज हो रहा है वो सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और उसके लिए सब एक साथ जिम्मेदार होंगे, सब एक साथ आएंगे। ये कंसिस्टेंट है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ये फेयर होनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि अगर हम लिमिटेड किसी लोगों को, किसी ग्रुप पर, किसी खास डिपार्टमेंट को चेंज कर देते हैं, वो अलग नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर पे काम भी शुरू कर देता है, लेकिन बाकी पर नहीं होता है, तो भी एक इनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तभी तो वो एक होल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी चालाकी मैनेजमेंट को नहीं करनी चाहिए कि कुछ लोगों को हम चेंज के प्रोसेस में डाल दें और कुछ लोगों के लिए जो हैं हम बहुत उदासीन रहें, उनके लिए हम एक्टिवली सोच करिए कि वो नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ दिया जाए। ऐसे नहीं करना है, सबके ऊपर इसको ट्राई करना है। 2 पॉइंट और मुझे लगता है बच्चे हैं, मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन। आपने मैनिपुलेशन तो सुना होगा लेकिन कोऑप्टेशन नहीं सुना होगा। तो चलिए, मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है कि ये कोशिश करना कि हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करें। मैनेजमेंट ये कोशिश बार बार करता है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक हेल्दी एफर्ट के द्वारा, एक हेल्दी प्रयास के द्वारा थोड़ा सा उसको ब्रेन वॉश करे और ये बोले कि चेंज जो है ज़रूरी है और तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ और हम लोग चेंज के प्रोसेस को बहुत सुंदर और अच्छा कर दें। और मैनेजमेंट का ये धर्म भी हो जाता है कि अगर कोई फॉल्स नैरेटिव रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को डरा रहा है कि अब मशीन आएगा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, अब मशीन आ रहा है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं करना है। उल्टा हर कोशिश करनी है मैनेजमेंट को कि पॉजिटिवली एक मैनिपुलेशन करता रहे एम्प्लॉय को और ये बताए कि इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। आप समझें कि चेंज की ज़रूरत हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि चेंज को हमारी ज़रूरत है, हम लोगों को भी बदलाव की ज़रूरत है। अगर मैनेजमेंट किसी को धमका कर, बोल कर, चिल्ला कर, किसी का सैलरी डिडक्ट करके, किसी को इकोनॉमिकली
परेशान करके वर्कर को तंग कर रहा हो, तो क्या इससे वर्कर चेंज को एडेप्ट कर पाएंगे? कोई क्या, जितने एम्प्लॉय हैं वो कोई छोटे से बच्चे हैं? ऐसा तो होगा नहीं। तो ये थ्रेट जो है उनको डराने वाला नहीं है। वर्कर्स को मालूम है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर आपके साथ थोड़ा गलत होगा तो वो बहुत लाउड नज़र आएगा। अब एम्प्लॉय अपने राइट्स के बारे में समझते हैं, और अगर नहीं भी समझते हैं तो बहुत सारे यूनियन एक्टिव रहते हैं जो एम्प्लॉय के हक अधिकार के लिए हल्ला करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। वेल, मैनिपुलेशन लगता तो है बहुत निगेटिवली साउंड करता है, लेकिन एक पॉजिटिव मैनिपुलेशन हर इंसान अपने डे टू डे लाइफ में भी करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इन्फ्लुएंस से अपने तरीके से प्रभावित करें। ये कोई बुरी बात नहीं। और ऐसे भी मैनेजमेंट जो अपने वर्कर्स पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है और वर्कर्स के सहारे उसकी मशीनरी चलेगी, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, तो चेंज जैसे हार्ड प्रोसेस को अगर वो स्मूथली फॉलो नहीं करवाता है तो भी हार्ड है। कोऑप्टेशन आप नहीं सुने होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्लासरूम में आप टीचर्स को देखते होंगे कि वो कोऑप्टेशन का सहारा लेते हैं। कोऑप्ट करना। अब आप कहेंगे कि मैम वो कौन सा एग्जाम्पल है जिससे हम इसको एकदम क्लियर कट समझ पाएँ। अच्छा, ये आपने सुना है कि क्लास में अगर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है तो बदमाश बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट के टॉप लेवल वाले हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो भी ग्रुप विरोध कर रहा है चेंज का, जो रेसिस्ट कर रहे हैं, उसमें से ग्रुप का एक इंसान को वो कुछ ड्यूटी दे देते हैं कि तुम ही इस बात को समझो, तुम सबको लीड करो, तुम समझाओ। जब उसको अलग से एक टास्क मिल जाता है तो उसके अंदर का भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। लेकिन ये बात उसको मालूम नहीं चलनी चाहिए। वो टास्क इस तरीके से देना है कि उस रेसिस्ट करने वाले ग्रुप को ये शक ना हो जाए कि हम लोग को बदलाव के लिए ऐसे ऐसे करके कुछ टैक्टिक्स के थ्रू मैनेजमेंट फंसा रहा है, हम लोगों को बदलाव करेगा। वो काम इतना स्मूथली होना चाहिए, वो इतना प्यार से होना चाहिए कि आप उससे बीच बीच में सलाह भी ले रहे हैं। जिस ग्रुप में एक आदमी रेसिस्ट कर रहा है उसको कुछ काम दे दिए हैं, वो काम को कंडक्ट करा रहा है, उसको स्पेशल फील करवा रहे हैं। और ये स्पेशल फील क्यों करवा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट उसको क्यों दे रहे हैं, तो ये बात है इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो हल्ला करने वाला ग्रुप है, जो रेसिस्ट करने वाले ग्रुप वाले लोग हैं, उनको ये एहसास ही ना हो कि उनको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देना और उनको लगे कि भाई हम लोग तो आराम से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट का काम इससे निकल जाता है और वो अपने काम को करवा लेते। ये इनएक्सपेंसिव मेथड है, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला मुहावरा यहाँ के लिए है। वर्कर्स को पता भी ना चले, लेकिन इतने प्यार से जो लोग हल्ला कर रहे हैं, जो बच्चा क्लास में हल्ला कर रहा है वही मॉनिटर बन गया। और जैसे ही वो मॉनिटर बनेगा वो समझदार हो जाएगा, क्योंकि कुछ पल के लिए उसको ये एहसास होगा कि उसके हाथ में पावर है और वो सबको कंट्रोल कर रहा है। ऐसा किया जाता है और मुझे तो ये सही भी लगता है। ये दोनों तरीका, कोऑप्टेशन और मैनिपुलेशन, इनएक्सपेंसिव मेथड है। तो जो ग्रुप जो है, जो सबसे ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे हैं, अगर उनको ये बात पता चल जाता है तो फिर हंगामा खूब होगा। तो मैनेजमेंट को इसके लिए भी रेडी रहना है कि वो ग्रुप इतने आराम से, इतने बारीक तरीके से उसको ऐसे प्रभावित कर देना है कि उसको डाउट ना हो कि उसके लिए अलग से एफर्ट लगाया जा रहा है। उसको लगे कि ये नॉर्मल सी बात है, अच्छा है, हमारी भी बात को सुना जा रहा है। उसको बस हाँ में हाँ मिलवा लेना है और उसको ये बात मालूम नहीं लगनी चाहिए। तो एक तरीके से साइलेंट तरीके से हम अपने काम को निकाल ले रहे हैं। होता है, आप देखेंगे जो बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, अगर उसको किसी एक सामने वाले इंसान से, या एक बच्चा जिस पे सारे टीचर गुस्सा करते हैं, एक टीचर अगर उसको बहुत उस पर प्यार लुटाए, उसको पैम्पर करे ना, आप उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिवली कुछ चेंजेस देखेंगे। यहाँ पर भी वही है, जो ग्रुप आक्रामक हो रहा है, जो ग्रुप रेसिस्ट एकदम हुड़दंग मचा के रख दिया है,
उसको प्यार से उस ग्रुप में एक इंसान को लीडर बना दिया जाए और कहा जाए कि अब ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, चलिए डिपार्टमेंट में हम लोग कुछ और हल्का फुल्का कुछ ट्राई करते हैं, और उसको यकीन भी ना, उसको लगे कि ये जनरल सा एक टास्क है और हमको उसमें लीड करना है, तो उसके बाद वो अपने व्यवहार को खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको मालूम हो जाता है उस हल्ला करने वाले ग्रुप को कि मैनेजमेंट चालाकी कर रहा है, तो ये आइडिया बैकफायर भी कर सकता है। हो सकता है चेंज हो या ना हो, मैनेजमेंट के सिर को फोड़ दिया जाए। और जनरली मैं बताती हूँ, इस तरीके की चीज़ों में वर्कर्स को पता भी लग जाता है कि उनके साथ ये हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स बच्चे नहीं हैं। फिर भी ये जो भी तरीका ईजाद किया गया है, ये जो चेंज एजेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल वाले लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो पूरे के पूरे चेंज प्रोसेस को कंडक्ट कराएंगे, बहुत ज़रूरी है उनका कि वो इस तरीके से एफर्ट लगाएं कि सारे एम्प्लॉय चेंज को रेसिस्ट ना करें, वो अडेप्ट करें, एम्ब्रेस करें। एक पॉइंट है सेलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज। वेल, आपने बचपन से सुन के रखा होगा कि पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। वेल, नहीं बदलती है दुनिया, पर हमको कहा जाता है, सलाह मिलता है कि हमको खुद को बदल लेना है। ज़रा सोचिए, अगर आप, बेसिक एग्जाम्पल स्कूल कॉलेज का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश लोग या स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे, क्योंकि 11-12 ज़रूरी नहीं है हर बच्चे कॉलेज में ही जाते हैं, वो स्कूल में ही भी पढ़ लेते हैं। अगर जो लोग चीज़ों को बहुत जल्दी चेंज को एडेप्ट कर रहे हैं या वो रेडी रहते हैं चेंज के लिए, उन लोगों को अगर आप मैनेजमेंट अगर कोशिश करती है उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने की जो हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं, जो खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, रेडी रहते हैं किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए, माना जाता है कि अगर हम उन लोगों का सहारा लेंगे, उन लोगों का साथ लेंगे, तो जो लोग इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो जो आदमी खुद को बदल लिया है वो 10 लोगों को और मोटिवेट करेगा कि खुद को बदल लो। ये बेसिक कंसेप्ट है इस पॉइंट का कि अगर आप में खुद में सुधार हो गया है तो फिर आपको ये हैबिट हो जाएगी कि आप लोगों को सुधारते रहेंगे। यही बात करना है कि कुछ वर्कर जो चेंज को लेकर रेडी हैं, जो हल्ला नहीं कर रहे हैं, जो रेसिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका काम है कि वो और लोगों को मोटिवेट करें कि भाई आगे आओ, हम लोगों को चेंज को एडेप्ट करना है, रेडी रहना है। और अगर हम चेंज को एडेप्ट नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे और बेकार का ये जो हल्ला हंगामा हो रहा है ये सही नहीं है। हमारा जितना भी काम हम कर रहे हैं सब उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिन लोगों को मैनेजमेंट सेलेक्ट कर रहा है ये वही लोग हैं जो कि धीरे धीरे करके उनको चेंज अच्छा लगता है, वो भी चेंज एजेंट बन जाते हैं। एक एम्प्लॉय जो पहले चेंज को थोड़ा बहुत रेसिस्ट कर रहा था उसके फियर को कम कर लेना, और ये वैसे समझदार लोग मिल जाते हैं जो रेडी रहते हैं। उनको अगर आप थोड़ा बहुत समझा दो कि ऐसा कर लेना है तो वो रेडी रहते हैं, और फिर वो दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं और 10 फ़ायदा बताएंगे अपने दोस्त यारों को भी, और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली। तो ये भी अच्छा तरीका है। जैसे कि पुलिस ये कोशिश करती है कि अगर कोई घटना घटी है तो वो आसपास आम जितनी जनता है, आसपास दुकानदारों से मदद लेती है ताकि वो क्रिमिनल को पकड़ ले। उसी तरीके से चेंज प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैनेजमेंट उन्हीं एम्प्लॉय को पकड़ लेती है जो चेंज के लिए रेडी हैं और कहती है कि अपने दोस्तों को भी ज़रा समझाओ। या फिर क्लास में कोई बदमाशी कर रहा है एक बच्चा, टीचर जो है उसको समझाकर थक गया है, तो फिर वो कुछ समझदार बच्चों को बुलाता है और कहता है कि ज़रा आप लोग ही इसको समझाइए, ये मान नहीं रहे हैं। और फिर उन बच्चों के सहारे टीचर उस बच्चे के माइंड को भी डाइवर्ट करती है, और उसके दोस्त भी मदद करते हैं जो ज़्यादा बदमाशी नहीं करते हैं, वो भी थोड़ा सा उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अगर जिस इंसान की शादी हो गई तो वो दूसरे लोगों की शादी करवाता है, तो जो लोग चेंज के लिए रेडी हो गए वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है
थोड़ा सा ज़रूरी है, आप इसको जूम करके बाद में आंसर लिख सकते हैं। कोअर्सन मतलब दबाव, ज़बरदस्ती। जब को किसी तरीके से बात नहीं बनती है, जब बच्चा खुद से स्कूल ना जा रहा हो, जब एम्प्लॉय एकदम रेडी ना हो, तो अंतिम एक टैक्टिक्स, एक रास्ता बचता है मैनेजमेंट के लिए कि हल्ला करे और वो खुद भी जो है एम्प्लॉय की तरह थोड़ा हार्ड हो जाए, रूड हो जाए और दबाव देकर ज़बरदस्ती कहे कि तुमको मानना होगा, नहीं तो डिमोशन होगा, तुमको सैलरी कट होगा, आपको यहाँ से निकाला भी जा सकता है। लेकिन कोअर्सन क्रिएट करने से, दबाव से, ज़बरदस्ती से, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। कई बार ये बैकफायर कर जाता है और एम्प्लॉय और भी ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मरने मारने वाली बात है, हल्ला करने वाली बात है, हंगामे की बात है कि दबाव ज़बरदस्ती से हम अपने कामों को नहीं निकाल सकते। उल्टा होगा ऐसा कि इसका कुछ गलत और नेगेटिव चीज़ सामने आ सकता है। और जनरली कोअर्सन एकदम अंतिम उपाय है। जब कोई नहीं सुधर रहा है तो फिर उसको एक दो थप्पड़ लगाने वाली बात है। डायरेक्ट धमकी दे देना कि अगर तुम नहीं सुधरोगे, अगर तुमको चेंज नहीं लेना है, चेंज अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भाई आपकी सैलरी कटेगी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, उस पर हम लोग चेक करते रहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद हम अप्रेजल करेंगे। नहीं, अगर आप किसी लायक नहीं हैं तो फिर हम आपके पूरे के पूरे जॉब प्रोफाइल में ये लिख देंगे, आपके रिकॉर्ड में ये सेट कर देंगे कि ये अच्छा वर्कर नहीं है, इसका काम जो है ये ढंग का नहीं करता है। तो अंतिम तरीका है कोअर्सन क्रिएट करके आप किसी चीज़ को मनाएं। इस स्लाइड में और भी बहुत सारे स्लाइड है, पर आज के लिए इतना ही। इस पॉइंट्स को हम लोगों को कंसीडर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के मन में डर को निकालना सबसे बड़ा टास्क होता है और डर के आगे बदलाव है, जीत नहीं है। मैनेजमेंट की जीत ही होगी, लेकिन आप लोगों के लिए आसान भाषा में बातों को समझेंगे, समझकर उसको लिख सकते हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग आंसर अगर आ रहा है 14 मार्क्स में, 14 मार्क्स में, 10 मार्क्स में या फिर 12 मार्क्स में, कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर तैयार करनी होगी और आंसर में भी बहुत सारा मिर्च मसाला डालना होगा। उसको सुंदर से सजा कर धजा कर उसको इस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखना होगा कि सामने वाले को पढ़कर लगे कि आपको जानते हैं। और ये बहुत आसान भी है, ये अगर हार्ड भी टॉपिक है तो कुछ हद तक ये आसान भी है, लिख सकते हैं। स्कोरिंग है और जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा, कुछ टर्म हार्ड लग सकते, हो सकता है पहली बार सुने हैं, लेकिन उसका मतलब आसान है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का लेक्चर जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कहीं मिलने वाला है। हाँ, कंटेंट सूटेबल लगता है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मैं जो हूँ थ्योरी वाई वर्कर बनी रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ, नहीं तो थ्योरी एक्स बन जाऊँगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे।